अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। फैज़ हमीद को तो सज़ा हो गई, क्या उसके बाद किसी और के गिर्द भी घेरा तंग होगा? गुज़श्ता रोज़ सज़ा होने के बाद जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अभी सियासी मामलात, इंतशार और दीगर मामलात में शामिल होने के इल्ज़ामात को अलग से देखा जा रहा है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सियासतदान भी यही कह रहे हैं कि अभी फेज़ 2 शुरू होना बाकी है। क्या फैज़ हमीद के बाद किसी अहम सियासी रहनुमा का नाम भी शामिल हो सकता है? देखा जाए तो हुकूमत और दीगर मुबस्सिरीन की जानिब से फैज़ हमीद को तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का मास्टर माइंड कहा जा रहा है। और अगर बात तहरीक इंसाफ की जानिब निकल आई तो फिर क्या तहरीक इंसाफ, जिसने कल बानी तहरीक इंसाफ की तश्कील दी हुई सियासी कमेटी को ख़त्म करके नई कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी मज़ाहमत की सियासत छोड़कर मुफाहमत की जानिब चल निकलेगी? फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद तहरीक इंसाफ दबाव में आ गई है या नहीं, ये सवालात तो जन्म ले रहे हैं। इन्हीं पर तफसील पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी अजहर जावेद से, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, लॉयर भी हैं। अजहर जावेद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने भी सुना होगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज काफ़ी गरजे हैं, बरसे हैं। वो कहते हैं कि अभी भी कुछ साजिशी अनासर बाकी हैं जो बानी तहरीक इंसाफ को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से अनासर हैं जिनकी जानिब वो इशारा कर रहे हैं? क्योंकि चंद एक अनासर जो अभी शायद सुर्खियों में रहे हैं, उनके खिलाफ तो मुकम्मल तौर पर कार्रवाई कर ली गई है और आपको भी याद होगा नवाज शरीफ साहब ने भी इशारा किया था कि इनको लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर अब ये कौन से साजिशी अनासर हैं जिनका जिक्र जो है वो वजीर दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो ये बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उससे पहले मियां नवाज शरीफ बड़े तवातर के साथ करते रहे हैं। जब वो लंदन में भी थे 4 साल, तो वो उन लोगों का नाम भी लेते रहे हैं और मेरा ख्याल है वो 5 का टोला भी कहते रहे हैं। और 5 के टोले में एक जनरल बाजवा साहब थे, एक फैज़ हमीद साहब थे, फिर साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे और जस्टिस एजाजुल हसन का नाम भी लिया जाता था। तो अभी जो मेरी इतलात है कि अब जो मुतालबा या जो कार्रवाई अगली होने जा रही है वो जुडिशरी से भी, जो साबिक जो जज हैं 2, उनके खिलाफ भी जो मुतालबा किया जा रहा है। तो इस वक्त फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। वो सिर्फ फैज़ हमीद साहब के जो अपनी ज़ात के हवाले से मामलात थे उन पर उनको सज़ा हुई है। तो अभी तो फ़ेज़ 2 में जो सबसे बड़ा एक वाक़या हुआ सानिया 9 मई है, जो उस हवाले से अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे और वो लोग आएंगे क्योंकि ये 9 मई का जो सानिया है वो, या 9 मई का वाक़या कह लें, ये तहरीक इंसाफ कहती है हमने नहीं किया, दूसरी साइड कहती है हमने नहीं किया, तो फिर एक तीसरा बंदा तो था ना, और वो तीसरे बंदे की निशानदेही हो रही है फैज़ हमीद के नाम से। और फैज़ हमीद ने अपने मकासद के लिए हो सकता है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस जस्ट किए जा रहे हैं कि स्टेट के पास हैं, जिनकी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों के नाम, जिसमें जुडिशरी के लोग भी जो उस वक्त राब्ते में थे और उसके अलावा जो फौज के अंदर से लोग थे वो भी राब्ते में थे, उनके बहुत सारे लोग तो खैर उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई चल रही है। तो दूसरा जो फेज़ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का नाम भी होगा क्योंकि फैज़ हमीद के साथ उनके राब्तों के शवाहिद मिले हैं। तो दूसरा फेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसमें वाइडर होगा और उसकी हमें बहुत जल्द जो ये कार्रवाई है अगली, वो हमें शुरू होती नज़र आएगी। ठीक है, अजहर जावेद का पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, ये बात तो बानी तहरीक इंसाफ खुद कह चुके हैं कि हुकूमत तो मैं नहीं चला रहा था, मुझसे चलवाई जा रही थी, और चलाने वाले कौन थे उनका इशारा कर चुके हैं। यानी जिनके हाथ में इमरान खान की डोरें थीं या जो वो डोरें हिला रहे थे, एक के बाद एक करके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अजहर जावेद ने बड़े तफसील से बताया है कि ये कोई 1 या 2 नहीं बल्कि 5 नाम है। आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि हमारे टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हो रही है, अभी तक किसी ने फैसला वो पढ़ा है? तो फैसला क्या था? चले मैं 3 फेजेस बता देता हूं आपको। एक फेज है डीजीसी, जब थे वो जनरल फैज मुईज जाफरी वाला केस है। फिर जब डीजी आईएसआई हुए तो फिर सवाल तो बड़े उठेंगे ना। जब ये फर्ज करें आपने कर दिया तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, इनके बयान, फिर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फिर वो जनरल फैज हमीद का नाम भी आएगा, जनरल बाजवा साहब का भी नाम आएगा,
उसके बाद तीसरा फेज है। फिर तीसरा फेज है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और उसके बाद जो कुछ हुआ, स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करनी चाहिए। यानी अभी पहली तो बात है कि 9 मई के वाकये को होने के बाद आज तक जो ट्रायल हुए हैं ना 9 मई के, जितनी दहशतगर्दी की कोर्टों से हुए हैं, उनमें एक भी एविडेंस नहीं है जो लीड करती हो इमरान खान साहब तक। या चले फर्ज करें कुछ कुर्सियों के नीचे बैठे थे, आजकल जितने लोग तबसरे कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सियों के नीचे बैठे हुए सारे लोग देख रहे थे, नोट कर रहे थे। स्पेकुलेशन में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फैसल वावड़ा के बारे में क्या ख्याल है? फैसल वावड़ा तो कहते हैं कि वो शवाहिद भी देंगे और बयान भी देंगे, वो तो स्पेकुलेशन ना हुई? देखिए मैं बताऊं, फैसल वावड़ा ने ट्रायल फैसल वावड़ा नहीं करना है तो चले फैसल वावड़ा को कहते हैं कि ट्रायल शुरू कर लें। अजहर साहब ये बात नहीं है, आपने उनकी जानिब से जो पेशन गोइयां की जाती हैं उनको आपने अमली जामा पहनते हुए देखा है। मेरी एक बात सुनिएगा, ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर होनी है, हमें स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना। फैसल वावड़ा तो बहुत सी बातें करते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि अंदर बैठे हुए लोग क्या लीक कर रहे हैं ये वाले इश्यूज को, फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। फिर तो फैसल वावड़ा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट, जो गुफ्तगू कर रहा है सब पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। फिलहाल तो जिस पे लगना था ना अजहर साहब, फिलहाल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी जहां लगनी थी वो लग गई है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 9 मई का लिंक क्या एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि फैसल वावड़ा साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आए हैं और आप ये देखें कि फैज़ हमीद का लिंक अगर इस्टेब्लिश हो चुका है तो फिर 9 मई में इमरान खान साहब का लिंक भी इस्टेब्लिश हो सकेगा अगर उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। तो फिर आप बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी दबे लफ्जों में जिक्र कर चुके हैं और वही बात अभी अजहर जावेद भी कर रहे थे। देखिए मैं बताऊंगा, वजह ये है ना कि अदालतों की प्रोसीडिंग देखी नहीं है। मैं एक सवाल करता हूं, मैं मिसाल के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट क्या अदालतों ने किया? अगर मान लिया जाए ऐसी बात है, मियां नवाज शरीफ का जो कहा जाता है जस्टिस साकिब निसार तो उसमें बैठे नहीं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी वैसे किसी फैसले में बैठे नहीं। यानी अगर उन्होंने कहा तो वो सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस इजाजुल हसन किस बेंच में बैठे? वो नवाज शरीफ अपने नवाज शरीफ नायल होने को, और वो कमाल की बात आज तक एविडेंस कोई नहीं है उनकी भी। क्या हुआ? यानी इतना सा डील करके बाहर गए, डील हुई, पाकिस्तान में आए, मुझे बताएं मेरिट के ऊपर आज तक वो बता सके, अपनी एसेट्स की डिटेल नहीं बता सके, उनकी इनकम टैक्स उठा रहे हैं, हाल उठाकर देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये स्पेकुलेशन पे बातें हैं, यानी यहाँ पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, ना जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, ना जस्टिस इजाजुल हसन के। अगर हाँ एविडेंसेस है तो अपना काजी फैसल साहब के बारे में है। वो जब ये मामला शुरू होगा तो आपके सामने आ जाएंगे किस तरह से इलेक्शन मैनूवर हुए, किस तरह से अजहर सिद्दीकी साहब वो वाला मामला भी याद है जिसमें फैज साहब बजाते खुद मिलने चले गए थे एक जज साहब को और कहा था हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब बैठे हुए हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। भट्ट साहब आप बताएं किसका बड़ा नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो फैज के बाद सामने आ सकता है? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, दिलचस्प गुफ्तगू है, दोनों आला जर्नलिस्ट भी हैं, वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि फैज़ हमीद के बाद अब जो है सवाल सिर्फ एक नहीं कई हैं, अगला बड़ा नाम कौन होगा? अच्छा, फैज़ हमीद जो शख्सियत जिसका नाम है वो बानी प्रोजेक्ट एक दौर में गैर एलानिया तौर पर समझा जाता था, कोई आम शख्स नहीं है। जनरल फैज़ को सजा होना बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर आप इससे भी अगले सवाल पे जाएंगी तो आपको गौर करना पड़ेगा कि बानी की सियासी कमेटी का जो खात्मा हुआ, आपने इंट्रो में बात की है, वो बड़ी अहम बात है कि वो बानी की सियासी कमेटी का खात्मा जो हुआ है क्यों हुआ है? क्या ये माइनस इमरान फार्मूला है या मुफाहमती सियासत का आगाज होने जा रहा है? अब देखना यह है कि कहानी किस मोड़ पे जा रही है। सियासी कमेटी की अगर आप बात करें तो उसकी असर नौ तश्कील जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब देखें ना, उसमें से साबिक वज़ीर आला गंडापुर को गायब कर दिया, आरिफ अलवी को गायब कर दिया, कासिम सूरी को गायब कर दिया, और 23 या 24 अहम रहनुमा हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड अहम रहनुमा हैं, उन पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया वो जुल्फी बुखारी फारग हो गया, शहबाज गिल बगौड़ा फारग हो गया, ये सब लोग जो बीच में से फारग हो गए, तो ये जा किस तरफ रही है बात? सियासी कमेटी जो है ये मुफाहमत है, ये क्या है? और मुनीज़ बात ये है, अगर मुफाहमत होती है तो वो इमरान खान के बयानिया की कीमत पर होगी, ये याद रखिएगा, किसी की फतह के तौर पर नहीं। लेकिन बहुत बड़ी बात की है अजहर जावेद ने, उसने जो फिक्रा कहा है कि दूसरा फेज
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आर्मी ने तो अपना जंग भी जीत ली, आर्मी ने अपना जनरल भी है उसको भी लटका दिया। अब दूसरा फेज जो शुरू होने वाला है, अजहर सदीक साहब आप ही बता दे, अजहर जवेद भाई आप ही बता दे, ये दूसरा फेज जो है ये क्या सियासी हुकूमत करेगी, अदलिया करेगी, और भाई करेगा कौन कि फिर फौज को बुलाना पड़ेगा? राय दीजिएगा। जी भट्ट साहब, देखिए ये मेरे मोहतरम अजहर सदीक साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पेकुलेशन नहीं इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे चीज़ें चलती हैं। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मेन मुतालबा सबसे था जनरल फैज़ हमीद को कटहरे में लाना, और ये आज से मुतालबा नहीं हो रहा। मैं 3-4 साल यहाँ पे लंदन में उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, और हर जो मीटिंग होती थी या जो भी उस वक़्त बात होती थी तो शुरू ही फैज़ हमीद से होती थी, और फैज़ हमीद को का नाम उन्होंने ओपनली लिया। बात भला क्या है, सियासत की जानी चाहिए। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे वो उन्हें लड़ाई का, टकराव का मशवरा देते रहे, और सूरत हाल ये यहाँ पे पहुंची। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी फोर्स है, सियासी फोर्स है, उसे सियासत करना होगी। सियासत करने के साथ ही कथा कलामी की माजरत चाहता हूं अजहर भाई, सवाल का जवाब दें। दूसरे फेज की आपने बात की है, दूसरा फेज क्या हुकूमत शुरू करेगी? कौन करेगा दूसरा फेज? हुकूमत नहीं शुरू करेगी भट्ट साहब, ये वही करेंगे जिनके खिलाफ 9 मई की साजिश हुई थी, वो वही लोग करेंगे जिनके खिलाफ ये सारा मामला हुआ, ये वही लोग करेंगे जिनके इदारे पे हमला हुआ था, फौज करेगी। अब फैज़ हमीद जो है, ठीक है, आपका यही कहना है जिनके इदारे पर हमला हुआ नहीं की जानिब से इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बेहतरी तो इसी में है ना कि सब अपना एहतसाब खुद कर लें। क्यों ना जिसने जो किया है वो खुद आए, अवाम के सामने रखे, अवामी मैंडेट लेते हैं आप, अवाम के सामने अपना मामला लेकर आए और अवाम को फैसला करने दें, ना कि हम ये कहें कि आज फलां इसका जवाब देगा तो आज फलां कार्रवाई करेगा। कभी सियासतदान होंगे तो कभी अदलिया होगी तो कभी इस्टेब्लिशमेंट। तो हर बार किसी दूसरे की जाने पॉइंट आउट करने से पहले अपना एहतसाब अगर खुद कर लिया जाए तो बेहतर। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तवज्जो जो है वो पूरी दुनिया की, बिलखुसूस भारत की, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से जो मुलाकात हुई उसके ऊपर मरकूज़ है। उसमें हुआ क्या, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। ग्लोबल शाइनिंग पाकिस्तान, दुनिया में बल्कि हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त उस एक तस्वीर के चर्चे हैं जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बैनुल-अक़वामी फोरम पर एक साथ बैठकर बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। 40 मिनट तक बंद दरवाज़ों के पीछे जारी रहने वाली गुफ्तगू आखिर भारत के लिए सरदर्द क्यों बन गई? जबकि दूसरी तरफ ईरान, चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने खुफिया फौजी तरसीलात और अमरीकी कार्रवाइयों को बेनकाब किया है। ईरान अपने जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम को दिफाई हक करार देकर बहाल करने पर बज़िद है, जबकि अमरीका उसे खित्ते के अमन के लिए खतरा समझता है। वाशिंगटन ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करके ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता है, जबकि तेहरान उससे अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला तस्वुर करता है। जहां सलामती की बात हो रही है तो जिक्र पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का भी अहम है। आप देखें कि अफगानिस्तान से TTP के हमले तालिबान के लिए अब मुश्किलात में इजाफे के सिवा और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ इस पर बात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे। आप मुझे बताएं कि अभी जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट भी किया गया RT इंडिया की तरफ से भी, और जो दीगर पाकिस्तान से भागे हुए अपने आप को सहाफ़ी कहने वाली कम्युनिटी है उनकी जानिब से भी, लेकिन RT इंडिया वो पोस्ट खुद डिलीट कर देता है। और RT इंडिया वही चैनल है जिसे अभी जब पुतिन भारत के दौरे पर थे तो उसका इफ्तिताह किया था। तो इस किस्म की खबरों को क्यों सामने लाया जा रहा है जो हकीकत पर मबनी नहीं है? यानी कि ये मुलाकात भारत को खटक रही है जो पुतिन और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। देखिए, भारत के लिए तो हर वो चीज जहाँ पे पाकिस्तान को कोई एडवांटेज मिलता है भारत के लिए खतरा है, क्योंकि भारत की जो सोच है उसके तहत पाकिस्तान का वजूद भारत की नफी करता है। अगर पाकिस्तान रहता है तो भारत का खत्म होना एक कम से कम मेरे नज़दीक जो मैं ये सोचता हूँ, जो मैंने पढ़ा है भारत के लोगों को, वो समझते हैं कि पाकिस्तान अगर रहता है तो भारत का वजूद नामुमकिन हो जाएगा, भारत टूट जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के
बारे में कोई भी ऐसी चीज हो जिससे वो समझते हैं वो थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल सकता है तो उसको लेकर वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं उसको। फिर हमारे नादान दोस्त हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि पूरी गेम हो क्या रही है, वो एक छोटी सी तस्वीर को लेकर या तस्वीर में कोई एक शख्सियत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को लेकर एक हंगामा खड़ा कर लेते हैं, बात समझ आती नहीं है उनको। देखिए बड़ी गेम हो रही है खित्ते में भी और दुनिया में भी। बड़ी गेम में बड़ा वाज़ेह है कि ताकत का तवाज़ुन जो काफ़ी अरसे से एक में है, रक्स में है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अब जो स्पीड है वो तेज हो गई है, वो मशरिक की तरफ टिल्ट होता हुआ बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है उसमें। दूसरी सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है दुनिया को कि जो किस जमाने में जो कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज न्यूयॉर्क, और वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू शंघाई और काफी हद तक मॉस्को। तो ये जो शिफ्ट है इसमें भारत अपने आप को इररिलेवेंट महसूस कर रहा है। उसकी सोच में पाकिस्तान इस सारी जो गेम में मोस्ट रेलिवेंट कंट्री इस रीजन में पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान के लिए उनके जो जज्बात हैं मैंने फिर आपको बता दिया। तो पाकिस्तान का रूसी सदर से मिलना बड़ा एक नेचुरल है इस गेम में, और रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की और बेहतर होना ये पाकिस्तान के लिए, रूस दोनों के लिए बहुत बेहतर है। चीन तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात किसी ढके छुपे है नहीं है जी, और तुर्की का रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सबको पता है। तो तीनों को मिलकर बैठने का बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दुनिया को ये है कि ये मुल्क जो तीन है इनकी सोच तकरीबन एक दूसरे से मिल रही है जहां तक इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर का ताल्लुक है। तो इसलिए भारत को एक तरफ तो चीन से मसला बना हुआ है, पाकिस्तान अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत खड़ा है, बांग्लादेश वो भी आंखें दिखा रहा है इसको, और तो और अब नेपाल और भूटान और सिक्किम भी खड़ा होना शुरू हो गए इनके सामने। तो अब इनके लिए अपने आप को इररिलेवेंट महसूस कर रहे हैं, तो अब इनके पास और कुछ है नहीं सिवाय से पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए वो। एग्जैक्टली, खुद को ज्यादा इररिलेवेंट महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उस मुलाकात में किन उमूर पर बात हुई, तो वो अफगानिस्तान के अंदर अमन और वहाँ से पैदा होने वाली बदअमनी पर बात की गई, और इस बात की भी भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खैर आगे बढ़ते हैं, साजिद हबीब साहब भी साथ हैं। सर आप मुझे बताएं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि चीन से कुछ जौहरी हथियार बनाने का सामान ईरान की जानिब भेजा जा रहा था, जिसको कैप्चर कर लिया गया है शिप को अमेरिका की जानिब से, और ये खदशा दोबारा से पैदा हो रहा है कि ईरान एक बार फिर से अपनी जौहरी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी, इसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? मेरे ख्याल में इसमें इंकशाफात से ज़्यादा तो मिस इन्फॉर्मेशन है वही कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक करने वाली। अगर आपको याद हो कि जब इजराइल और ईरान का ये हुआ रिसेंट जो इनकी आपस में क्लैश हुआ, फिर उसमें अमेरिका के B-2 बम्बर ने भी आके बमबारी की और कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया है। लेकिन उससे पहले IAEA ने बिल्कुल क्लियरली, नॉट द लास्ट वन लेकिन उससे एक पहले वाली उनकी इंस्पेक्शन में उन्होंने बड़े क्लियरली इसको एग्री किया था, डिक्लेयर किया था कि ईरान जो है वो वेपन्स के ग्रेड के ऊपर नहीं जा रहा है एनरिचमेंट में, और उसकी अभी तक वहां पे नहीं गया। तो दूसरी चीज़ ये कि जो इनका क्लेम है कि उन्होंने उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया है, रोक दिया है, मेरा उस वक्त भी ख्याल था, अभी भी मैं समझता हूँ ईरानियंस आर वेरी स्मार्ट, वो उससे बहुत पहले इवैक्यूएट कर चुके थे, फिर उसकी कुछ सैटेलाइट इमेजरीज भी आई हैं। तो इट इज जस्ट टू कीप प्रेशर ऑन ईरान, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि ईरान ने वेपन ग्रेड पे एनरिच किया नहीं है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी है, वो बड़े शॉर्ट टाइम में चाहें तो इसको कर सकते हैं। और ये जो इस तरह की खबरें आती हैं, दिस इज जस्ट टू, एक जमाने में हमारे पाकिस्तान के बारे में भी आती थी, कोई बड़े बैन लग जाते थे कंपनियों के ऊपर या चीज होती थी। अगर किसी रशिया ने उनको चीज पहुंचानी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, देयर इज नो, चाइना अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो दे हैव ऑल द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग दोज थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा जस्ट टू कीप ईरान अंडर प्रेशर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ईरान को अंडर प्रेशर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका को तो शायद इस बात की फिक्र ज़्यादा लाहक हो गई है कि रशिया और चीन के आपसी ताल्लुकात भी बेहतर हैं और वो मिलकर अमेरिका को आने वाले वक्तों में कहीं टफ टाइम ना दे दें। मीनवाइल आप देखें बहीरा हिंद में ये जो कार्रवाई अमेरिका की जानिब से की गई है, ये भी इस बात का पैगाम है कि वो चीन को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। जहाँ हम इस खित्ते के अमन की बात कर रहे हैं, शहजाद हुसैन भट्ट साहब,
आप मुझे अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप देखें कि टीटीपी रुकने का नाम नहीं ले रही और वो अहम मुलाकात जो कि शहबाज शरीफ, पुतिन और एर्दोगान के दरमियान हुई है, उसमें भी अफगानिस्तान को लेकर अमन की बात की गई और उलमा और मशाइख की जो कॉन्फ्रेंस हमने वहाँ देखी अफगानिस्तान में, वो भी इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि यहाँ पर टीटीपी जो कर रही है वो गलत है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, टीटीपी की जानिब से हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि टीटीपी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है या नहीं है। तो इसका जवाब मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए देना, मगर जुज़वी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी हद तक ये मुमकिन ज़रूर है। अब सवाल यह है कि अफ़गान तालिबान जो है उसने अब तक ना तो मुकम्मल इनकार किया है, ना ही हमसे वो मुकम्मल तावन कर रहे हैं। वो तो टीटीपी को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना। देखना ये है कि अगर वाकई वो खात्मा चाहते हैं तो इसके पीछे सिर्फ मेरा ख्याल में 2-3 वजूहात हो सकती है। एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि बैनुल-अक़वामी दबाव होगा, माशी मजबूरी, और जो फंडिंग बंद हो गई है, पैसे आने डॉलर आने बंद हो गए हैं, वो कहानी सामने आ सकती है, इसलिए वो टीटीपी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अब मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो तसादम है वो अफगानिस्तान के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। ना मुफाद में है, ना वो कर सकते हैं, ना वो अहलियत रखते हैं और ना ही उनके इतने वसाइल है। अब अगर पाकिस्तान के लिए सोचा जाए कि बेहतर कैसे है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि टीटीपी को अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसको अफगानिस्तान में महदूद करे ना, वो उनकी नकलो हरकत को पाबंदी लगाए, बॉर्डर बेल्ट जो है हमारी उसको वहाँ से हटाया जाए, फिर जाकर खुद के हमलों में वाज़ेह कमी आएगी और फौजी दबाव में हमारी कमी आएगी। लेकिन एक बात बुनी से याद रखिएगा, अफगान तालिबान टीटीपी को मुकम्मल ख़त्म मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, और उसकी वजह यह है कि उनका एक नज़रियाती रिश्ता है उनसे, कबायली तल्लक है उनका, मुस्तकबिल का स्ट्रेटजिक कार्ड है। असल कामयाबी तब होगी, देखे ना ये सारी चीज़ें नथी हुई हैं टीटीपी और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ। अब बात यह है कि अब चीज़ें बंद होना जा रही हैं, अब आने लगे हैं फाके अफगानिस्तान में, और जब अफगानिस्तान में फाके आने लगे हैं तो अब उनको समझ आई है कि टीटीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, निगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े, मैं वाइंड अप करता हूँ अपनी बात को। याद रखिएगा, ये टीटीपी अगर इस वक्त इस तरह छोड़ दी गई, ये दोबारा फिर मुनज़्ज़म होगी, इसने बाज नहीं आना। ये यहाँ का यही अगर मुकम्मल खात्मा ना हुआ, अच्छा, कंट्रोल और कमजोरी जो है, मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए फायदा 1 लाइनर ये है कि मुकम्मल तौर पर हमें दबाव जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर रखना होगा। हुकूमत और फौज और अवाम को एक पेज पर आकर खड़े होना होगा, जिससे दबाव बढ़ सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करते हैं, और मैं भी यही बात करूंगी कि सीज फायर तो टेररिस्ट के साथ तो नहीं होता, टेररिस्ट को तो ख़त्म किया जाता है। आप देखें अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और भारत के साथ ताने बाने, तो अब होगा क्या इनके साथ? देखिए, आपने जो पहले सेगमेंट जो पहले उसमें बात कर रहे थे ना, जो इम्पोर्टेंट जो मुलाकात की है पुतिन की और शहबाज शरीफ साहब की और तुर्की की, मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये मसला जिसने दोबारा सर उठाया है कि इसकी रीजनल अप्रोच जो है ना, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, तालिबान को और उनके सबको कंट्रोल करने के लिए रीजनल अप्रोच की जरूरत है बहुत ज्यादा, जिसमें जो खित्ते के ममालिक हैं, जिसमें ईरान शामिल है, तुर्की ऑब्वियसली हमारे साथ बैठा हुआ है, रूस चीन शामिल है। ये मिलकर जब दबाव डालेंगे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनके नाक का बंद किया हुआ है, अगर ये सारे मुल्क भी मिल जाए और मिलकर ये काम करें, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि तालिबान को भी कंट्रोल करना, अफगान इनको टीटीपी को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन गेम इसमें यह है कि अमेरिका हफ्ता के हिसाब से कैश पहुंचा रहा है तालिबान को, भारत उनको कैश पहुंचा रहा है हफ्ते के हिसाब से। उनको ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, इनको जो सपोर्ट मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? जब तक हम इस बात को समझकर उसके मुताबिक काम नहीं करें, इसलिए मैं कहता हूँ रीजनल अप्रोच, ये जो पावर स्ट्रक्चर का जो बैलेंस है शिफ्ट हो रहा है, इसमें इसको अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचना देना चाहता अमेरिका। वो चाहता ये है कि ये जो पावर स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है, या जो भी इंटरनेशनल पावर गेम में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के मफाद के खिलाफ है। अगर वो अफगानिस्तान को अंदर बॉयल रखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से पाकिस्तान भी यहाँ पे एंगेज रखते हैं, तो फिर अमेरिका का मकसद पूरा होता है। उसको रोकने के लिए ये जो मुलाकात है बहुत अहम भी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। और सर वो कहते हैं ना,
पावर टू हर्ट इज द पावर टू बार्गेन। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त टू हर्ट मौजूद है और पाकिस्तान बार्गेन की अच्छी पोजीशन में है। जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात है और इन अहम मुलाकातों की, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी दरुस्त समत में गामज़न है। डिफेंस की बात करें तो वो भी राइट ऑन स्पॉट एंड राइट ऑन टाइम है। तो ऐसे में ये जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है उसकी आंख में पाकिस्तान भी खटक रहा है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ये होने वाली मुलाकातें भी तकलीफ़ का बाइस बन रही है। खैर, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और कौन सी 11 शराइत पाकिस्तान को दी गई हैं IMF की जानिब से, उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत, बढ़ती महंगाई और ज़राअत व सनअत मुखालिफ हुकूमती पॉलिसियों के तनाजुर में IMF की नई सख्त शराइत एक बार फिर से बहस का मरकज़ बन गई हैं। करप्शन और नाकिस गवर्नेंस पर काबू पाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त ने हुकूमती निज़ाम में शफाफियत के दावों को अमली इम्तिहान में डाल दिया है। IMF अब महज निशानदही ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद चाहता है, जिससे कि रियासती इदारों की कारकर्दगी बराह रास्त मुतासर होगी और इन इक़दामात के मुमकिना फ़वाइद के साथ साथ किसान, सनतकार और आम शहरियों पर बढ़ते माली दबाव के खदशात भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर हारून शरीफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल ये है कि इससे पहले भी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई IMF की जानिब से, एक रिपोर्ट भी सामने आई जो ये निशानदही कर रही थी, पिन पॉइंट कर रही थी कि वो कौन कौन से इदारे, वो कौन कौन से दफातर हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और अब ये 11 मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस, आखिर इस अदम एतमाद की वजह क्या है और क्यों हुकूमती वज़रा, क्यों ये ब्यूरोक्रेट्स, क्या इन पर अदम एतमाद है IMF को? जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि IMF का जो काम करने का आजकल के हालात में तरीका है, गालिबन हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की टीम है उसका उस सिलसिले में तजर्बा कम है। ये जो रिपोर्ट है, ये इसको हैंडल जिस तरह किया गया है, इनको समझ ही नहीं आई कि ये रिपोर्ट जो है वो क्यों कर रहे हैं, ये क्या आया कल को प्रायर एक्शंस या जिसको हम कंडीशंस कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जब असेसमेंट्स की जाती हैं तो IMF के बोर्ड किसी वजह से उनको ऑथोराइज करता है। खाली एक रिपोर्ट छाप के पब्लिक करना तो कोई वजह नहीं है। तो इट वाज ऑन द कार्ड्स कि वो सिस्टम को देखते हैं। हमें ये भी समझना है कि IMF जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने का इदारा नहीं है, वो तो बेल आउट देता है और इसके बाद वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिस्कल साइड की और मॉनेटरी साइड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ काम करता है। अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो कि नई चीज़ नहीं है, हम सब कहते आ रहे हैं कि इदारे कमज़ोर हैं, सिस्टम जो है उसके अंदर लीकेजेस हैं, मेरिटोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं होता, पब्लिक कीजिए एसेट्स लोगों के। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप ये कहना चाह रहे हैं कि IMF को अपने पैसे वापस कब मिलेंगे, इस बात की फिक्र ज्यादा हो रही है? जी, ये हमेशा होती है। देखिए, पैसे से ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सवाल है। सवालिया निशान इसलिए है कि हम 25वें प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी स्टैंड बाय फैसिलिटीज भी रही हैं। अब IMF के बोर्ड उनसे पूछता है कि एक क्लाइंट जो है अगर वो अपनी पेमेंट्स को कर ही नहीं पा रहा, अपनी ग्रोथ को रिवाइव कर ही नहीं पा रहा, तो आपकी जो इंटरवेंशंस हैं उसका हमें इम्पैक्ट बताइए। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो जो हमारा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें प्रोक्योरमेंट आती है, उसके अंदर जुडिशरी का उन्होंने NAB का जिक्र किया है, उसके अंदर SIFC का जिक्र किया है। अब वो इन इदारों को बेसिकली स्ट्रेंथन करने की जो 11 कंडीशंस की बात की है आपने, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग सब्सिडीज दे रहे हैं जैसे शुगर वाले हैं उसको आप खोलिए, हुकूमत का प्राइसिंग का कंट्रोल कम कीजिए, तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, तो अगर ये समझा जाए कि IMF के पैसे तो आपको मिल जाएंगे, अगले पैसे कब मिलेंगे वो उन चंद एक शराइत के साथ मशरूत हैं, लेकिन ये पैसे आ जाने के बावजूद अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, अवामी फलाह और तरक्की की बात करें, उन ख़ास एग्रीकल्चर या जो दीगर डिपार्टमेंट्स की जानिब IMF की जानिब से निशानदही की गई है, वहाँ पर सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, अवाम परेशान होंगे, महंगाई में इजाफा होगा।
डायरेक्ट रिलीफ पब्लिक को नहीं मिलने वाला। जी, IMF का काम पब्लिक को रिलीफ देना नहीं है। हाँ, वो BISP टाइप प्रोग्राम को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि गुर्बत में जहां इजाफा हो रहा है उनको आप सस्टेन करते रहें, उनकी कंजम्पशन को स्मूथ करते रहें। जो ग्रोथ को रिवाइव करना है, जो आप बात कर रही हैं, सेक्टर्स डेवलप करने हैं, वैल्यू ऐड करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लोगों को बाइज्जत रोजगार देना है, ये तो हुकूमत का अपना काम है। ये पॉलिसीज हुकूमत को बनानी चाहिए जो कि अभी तक इन पैरेलल दिखाई नहीं दे रही हैं। IMF तो सिर्फ आपसे ये कहता है कि जनाब आपको मैंने पैसे दिए हैं, आप अपनी फाइनेंसिंग ठीक करें, अपने बजट डेफिसिट्स को ठीक करें, खर्चों को कंट्रोल करें, जो इदारे हैं आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट की उनकी परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए। और ये हमारा एक IMF से एग्रीमेंट है। ये करप्शन की रिपोर्ट अनयूजुअल है, ये आमतौर पे IMF नहीं करता है, इसको पब्लिक करना मजीद अनयूजुअल है। लेकिन ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अब जो वेज ऑफ एंगेजमेंट है कि इंटरनेशनल इदारे और पाकिस्तान के, वो तब्दील हो गए हैं। पहले हम सियासी तौर पे एक अहम मुल्क थे अमेरिका के लिए, जो बड़ा शेयर होल्डर है। हम अब उतने अहम नहीं रहे हैं, उनकी तरजीहात बदल रही हैं। हमें वेवर मिल जाते थे, अब मिलने मुश्किल दिखाई देते। यानी अब कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है। साथ ही जो डीरेगुलराइज करने की बात हो रही है वीट और शुगर को, इसके बारे में भी बताएं कि ये करने का मकसद क्या है, और ये जो खाते खुलने हैं अब हुकूमती वज़रा के और ब्यूरोक्रेट्स के, क्या ये आसान होगा? और अगर ऐसा नहीं किया जाता इन सर्वेंट्स की जानिब से, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जानिब से, तो फिर क्या होगा? क्या अगली जो IMF की किस्त है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत से ये काम पाकिस्तान को खुद कर लेने चाहिए थे और अभी भी खुद करने चाहिए। पूरी दुनिया में पब्लिक सर्वेंट्स के और पॉलिटिशियंस के और सारे एसेट्स को पब्लिक किया जाता है। आप हमारे बजट पे चल रहे हैं तो हमारा हक है देखना कि आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं। कहीं आपके असासे इतने ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे जो आपकी आमदन से ज़्यादा है। इट्स अ शेम फॉर ए कंट्री के एक एक्सटर्नल लेंडर आपको पुश कर रहा है, तो वो तो करने चाहिए बिल्कुल, और करने पड़ेंगे। हाँ, उसकी रेजिस्टेंस आ रही थी पिछले 6 माह से, हमने नहीं किए, लिहाजा उन्होंने उसको कंडीशन बना दिया। अब आपके पास चॉइस है, या तो उनका आप अगली ट्रांच ले लीजिए या आप एसेट्स को पब्लिक ना कीजिए। सो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड रह गई हैं। दूसरी आपकी बात जो हिस्टोरिकली होता ये है कि जूं पाकिस्तान की हुकूमत को थोड़ी सी संभलती है मैक्रो लेवल पे और इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो हम हिस्टोरिकली IMF प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते हैं। मुझे खदशा ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर्स बढ़ जाए इलेक्शन के आसपास, तो वो IMF प्रोग्राम शायद कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ग्रो नहीं की है, मुझे तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम भी शायद हमें लेना पड़े। सर, हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं। भट्ट साहब, आप देखें रिपोर्ट आ गई है और साबिक वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि वी डोंट हैव मेनी ऑप्शंस लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे पास कोई चारा बाकी नहीं रह गया? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, IMF का पाकिस्तान से ये डू मोर का मुतालबा है और आलमी मालियाती इदारे की कर्ज प्रोग्राम के लिए जो नई शराइत आयद की गई हैं उनको ज़रा आसान में, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना साहब तो इंतहाई पढ़े लिखे और इनको मुकम्मल अबूर है, लेकिन हम इनको सिर्फ सादा अल्फाज में मैं ये बयान कर सकता हूँ कि IMF की जानिब से जो शराइत आयद की गई हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स के एहसासों का लाजमी है डिक्लेरेशन। चीनी और गंदम के शोबों में इसको देखा जाएगा। डीरेगुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग है, दहशतगर्दी के माली मामलत के खतरात की रिपोर्ट को शाया करने वाली जो बात हारून भाई कर रहे थे कि अब इसको पब्लिश किया जाएगा, ये बहुत सबसे अहम नुक्ता है इस वक्त। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो 10 या 11 अदारों को तरफ ज़रा लपेटा जा रहा है, तो नैब जो है वो एक्शन प्लान बनाने की हिदायत करेगी और आपको फ्यूचर में जो नेक्स्ट मंजरनामा नज़र आ रहा है वो नैब जो है वो खुलकर खेलने वाली है और इंतहाई सख्त चीज़ें जो है वो नैब की तरफ से सामने लाई जाएंगी। इसी तरह रियल स्टेट है, आपको ज्वेलर्स है, कीमती धातों के ताजरों के खिलाफ सख्त जो मसाइल है वो देखा जाएगा। सवाल ये है यहाँ पर आपको ये सारा डिजिटल निज़ाम जो है वो लाया जा रहा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा
कि यहाँ पर आला सरकारी अफसरान के असासों की जो तफसीलात है वो ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का जो निज़ाम तैयार किया जा रहा है, वो आने वाले दिनों में देखना है कि हुकूमत 2026 जो अगला साल के इख्तिताम से पहले पहले इनकी असासाजात की तफसील है वो अवाम के लिए वेबसाइट पर रखती है या नहीं रखती। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है, साबिक वजीर हारून शरीफ आप हमसे ज़्यादा समझते हैं, मुझे तो सिर्फ ये बता दे कि ये डू मोर है या ये उनका पैसे दिए है, उनका इस्तेकाक है कि वो कहें कि जनाब आप शफाफियत लेके आए, इसमें क्या बुराई है? क्या IMF के साथ है या IMF के अगेंस्ट जा रहे हैं? हारून भाई, क्योंकि मैंने इन इदारों की तरफ तकरीबन 18 साल पूरी दुनिया में काम किया है तो मुझे कुछ समझ है। देखिए, 3 इसके हिस्से होते हैं जब आप IMF के पास जाते हैं। एक सियासी होता है, मैंने अर्ज किया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में अफगान वॉर और कोल्ड वॉर के बाद अब पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं रही कि हम एक तरजीही मुल्क हैं, अब हम एक ऑर्डिनरी मुल्क हैं। उनके लिए तो सियासी प्रेशर ख़त्म हो गया। दूसरा है प्रेशर के वो उनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कहते हैं आपने $7 अरब पाकिस्तान को दिए हैं, जबकि हमें यूक्रेन में ज़्यादा ज़रूरत है, हमें गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लैटिन अमेरिका में है। उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको कंडीशंस बढ़ानी पड़ती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनके बोर्ड के अंदर, और मैं बड़ा इस पर कैंडिडेट बात कर रहा हूँ, हमारे जो बहुत से ममालिक हैं जो हमारे दोस्त नहीं हैं उनका भी प्रेशर है कि पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाइए, और ये डू मोर का कंपोनेंट वहां से आता है। लेकिन यहाँ हमारी समझ और तजर्बे का इम्तिहान है। अगर वो कम होगी हम फंसते जाएंगे। अगर हमें उनसे डील करना, जैसे ये रिपोर्ट जब आई, अगर मैं इनसे रिसीव कर रहा होता मैं इनसे कहता आपने और कितने ममालिक में किया, वाई पाकिस्तान। हाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना हमारा फर्ज है, ना कि IMF के डिक्टेट पे लाया जाए। जी ठीक है, साबिक वजीर हमारे साथ मौजूद थे। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त और शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और अब की बार वो कह रहे हैं कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, आप एंटी करप्शन पर काम करें, आप एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आएँ, आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करें। और अगर आप ये बेहतर नहीं कर पाते तो अगली बार जो किस पाकिस्तान को मिलनी है वो मामला थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।